आपके सामने जब भी कोई नई किताब आती है तो पहला एक्साइटमेंट क्या होता है, इसका आगे का अध्याय क्या है और उन आगे के अध्यायों के ये जो किताब है यह किस बारे में बात कर रहा है आप कैसे जानते हैं? जब आप उसका विषय वस्तु का अध्याय देखते हैं। इसी तरह हमारे देश में भी हमारे देश का जो किताब है, हमारे देश का जो संविधान है, उसके विषय वस्तु का आधार कहा जाता है प्रस्तावना को, और वह किन किन बातों को बताता है वो हमें समझना है आज के डिस्कशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं हमारे संविधान के परिचय पत्र की। जी हाँ, हमारे संविधान के जन्म कुंडली की, जिसे हम प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना, जिसे यहाँ पर एम.के. पालीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा। क्यों कहा परिचय पत्र? ऐसी क्या जानकारी ये हमें देता है, इसकी भी हम यहाँ पर जो है वो डिटेल में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। आपके पास यहाँ पर स्क्रीन में भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, आपको दिखाई दे रही होगी। ये दोनों भाषाओं में है। इन दोनों भाषाओं में यहाँ पर क्या कोर वैल्यू है हमारे संविधान की, उन मूल्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि एक बार देखते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, क्या अर्थ होता है आगे समझेंगे, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ पर क्या है, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को इसको यहाँ पर जो है सो एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। यहाँ से कुछ मूल बातें निकल कर आती हैं। क्या है वो मूल बातें? तो उन मूल बातों की अगर हम चर्चा करें तो पहली बात यहाँ पर कुछ टर्म्स है कि संप्रभु का क्या अर्थ होता है, संप्रभुता क्या होती है, समाजवादी का क्या अर्थ है, पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, जब भी न्याय की बात होगी यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय हैं, जिसकी अभी हमें आगे चर्चा करनी है। यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है? विश्वास अभिव्यक्ति विश्वास धर्म विचार उपासना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और हमने अपना ये जो प्रस्तावना है इसको कब अडॉप्ट किया, तो इसकी डेट भी यहाँ दी गई है, जो है आपका 26 नवंबर 1949। जी हाँ, ये वही दिन है जिस दिन हमने एक्चुअली में अपना संविधान जो है वो क्या कर लिया था, संविधान को अपना लिया था, लेकिन संविधान को लागू नहीं किया था। इसीलिए हर वर्ष ये वाला जो दिन है ये हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू कब किया था ये आप मुझे कमेंट में आगे बताइएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने एक एक टर्म्स को समझा है। इन्हीं टर्म्स का यहाँ पर विस्तार में विश्लेषण है। संप्रभुता का क्या मतलब होता है? देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है कि निर्णय लेने की जो शक्ति है वो हमारे अपने अधिकार में है, उसके लिए हम कहीं से बाध्य नहीं है। कोई विदेशी शक्तियां, कोई विदेशी सरकार भारत सरकार को ये नहीं कह सकती कि नहीं आपको ये लागू करना ही है और ये आपको करना ही पड़ेगा। वो लागू करना है या नहीं करना, उसके संदर्भ में जो अंतिम रूप से जो सहमति होगी, जो स्वीकार्यता होगी, वो हमारी अपनी होगी, किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं होगी। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास है, हम अपने अनुसार अपनी नीतियों को लागू कर सकते हैं। दूसरा शब्द था यहाँ पे समाजवाद। समाजवाद क्या है? तो यहाँ पे समाजवादी, अभी के लिए फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए कि एक ऐसा यहाँ पे सिस्टम है जिसमें जो है सरकार जो है वो कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देती है। यहाँ पर आर्थिक विषमता जो है वो यहाँ पर नहीं होती। आर्थिक विषमता के स्थान पर यहाँ पर समानता को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जितने कल्याणकारी खर्चे हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। बाकी समाजवाद पूंजीवाद कभी हम सेपरेट अपनी क्लास में आराम से उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूरा जो निर्णय है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सरकार के द्वारा, ताकि एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। और इसी के संदर्भ में हमारे संविधान में कई ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं। आगे चलकर संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कुछ और ऐसे तत्व जोड़े गए,
उसमें समाजवादी, पहली बात हमने शब्द को जोड़ा, और उस शब्द को जोड़ने के साथ साथ जो हमारा डीपीएसपी है उसमें भी हमने कुछ प्रोविजंस किए थे। जैसे कुछ एग्जांपल्स को हम देखें तो आय असमानता कम करना, आर्टिकल 38, आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करना, बीमार, वृद्ध, विकलांग, बेरोजगार लोगों की सहायता करना, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाना, जीवन स्तर को बढ़िया करना, ये सारी मूलभूत बातें हमारे संविधान में दी गई हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर एक और वर्ड था, धर्मनिरपेक्षता। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की जो अंग्रेजी है वो सेकुलर शब्द है, लेकिन हिंदी में जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो शब्द अपनाया गया है वो शब्द पंथ निरपेक्षता है। तो दोनों में क्या मूलभूत अंतर है, यह डिटेल जीएस की क्लास का विषय है, पर यहाँ हम संक्षेप में समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य और धर्म दोनों का आपस में अलगाव होगा। न धार्मिक संस्थाएं राज्य के मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, न राज्य मतलब जो स्टेट है वो धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगा। क्लियर है? हमने यहाँ पर भी क्या अपनाया है, भारत में 42वें संविधान संशोधन से जो शब्द अपनाया गया है वो शब्द है पंथ निरपेक्षता। इसकी भी अंग्रेजी सेकुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पहली बात, पंथ निरपेक्षता में भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा और भारत धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। लेकिन कुछ अपवाद है, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है सो स्वास्थ्य की बात आए, नैतिकता की बात आए, समानता की बात आए, इन आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। और दूसरा, राज्य सभी धर्म संभाव, सभी धर्मों को ही समान संरक्षण दे रहा है, किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये हमारा थोड़ा सा वेस्ट से डिफरेंट मॉडल है। पश्चिमी दुनिया के देशों में राज्य का धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ राज्य सर्वधर्म संभाव की भावना से चलता है। जैसे कि अभी कुंभ आ रहा है तो राज्य के द्वारा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? किया जाएगा। राज्य हज यात्रा पे सब्सिडी देता है कि नहीं देता? हज यात्रा पे भी सब्सिडी देता है। राज्य यहाँ पर जो है सभी धर्मों को जो है इक्वल ही संरक्षण देता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके से अलग है। हमारे मूल संविधान में कहीं भी सेकुलर वर्ड का प्रयोग नहीं था, ये हमारे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ये हमने समझ लिया। एक वर्ड है हमारा लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोगों द्वारा चुना गया तंत्र, मतलब लोगों ने अपना शासन खुद चुना। हमारे यहाँ पर भी क्या किया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देखो 18 या 18 साल से ऊपर का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है, रंग रूप भाषा जाति किसी कोई भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक ही शर्त है, 18 से ऊपर हो और भारत का नागरिक हो। ठीक है, दो चीजें यहाँ पर है कि भारत का नागरिक तो है तभी उसे ये मिलेगा भारतीय यहाँ पे जो है मताधिकार, और 18 साल से ऊपर का है। इस आधार पर क्या है, वह हमारे देश में जो है वो शासन प्रक्रिया में अपना जो है नेता चुनने में भागीदारी निभा सकता है। भारत में यहाँ तक कि भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई जा रही है और यहाँ पर क्या है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। इसका मतलब है कि जो देश का सर्वोपरि है, जो सर्वोपरि होंगे, जो हमारे महामहिम, जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, जो राष्ट्रपति मैम है, मैम प्रेसिडेंट, उनका भी क्या होगा, यहाँ पर निर्वाचन जो है वो निर्वाचित होती है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, राजा रानी होते हैं, तो वो क्या है, वंशावली व्यवस्था चलती हुई आ रही है। पर भारत का कैसे अलग है, भारत में यहाँ पर जो सबसे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, वो ऐसा नहीं कि किसी एक परिवार का व्यक्ति राष्ट्रपति बन गए तो अगली बार उनका बेटा या उनके जो है परिवार के जन ही बनेंगे। नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम उस पोस्ट पे जाना चाहता है तो उसे चुनाव की प्रक्रिया से ही होकर गुजरना होगा। अब उनकी चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, ये अगेन हमारी डिटेल जीएस क्लास का विषय है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात है न्याय की। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की चर्चा है। कौन कौन से न्याय है वो? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है। स्वतंत्रता में हमारे पास 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। क्या स्वतंत्रता है? विचार, किसी भी तरीके का, यहाँ पे हमारे समस्त नागरिकों को अपना विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, आस्था की स्वतंत्रता है, समानता, सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, सबकी अपनी गरिमा जो है वो बनी रह सके, सबके पास समान अवसर उपलब्ध हो। 2 प्रकार की समानताओं की जो है यहाँ पर बात की गई। और बंधुत्व, यानी सभी यहाँ पर जो है सो क्या है, सभी के बीच आपसी जो है वो भाईचारा जो है वो बना रहे। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारी प्रस्तावना है जो संविधान का परिचय पत्र है। ये मात्र परिचय पत्र है
या फिर इसका कोई और इंपॉर्टेंट रोल है? महत्व क्या है इसका? इसके महत्व को बताया है न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के आधार पर इसके महत्वों की चर्चा की है। न्यायालय ने कहा कि देखो, जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं हमें कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है कि किसी भी मुद्दे का, किसी विषय का, उसका एक्चुअल में उसका विश्लेषण कैसे किया जाए। ऐसे में जो हमारी प्रस्तावना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। और इसी के संदर्भ में एक केस आया था बहुत फेमस, केशवानंद भारती केस, ठीक है, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। उसके संदर्भ में भी यहाँ पर न्यायालय ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इतना इंपॉर्टेंट है ये कि यही क्या करती है, इसके आधार पर ही संविधान को पढ़ा और समझा जाना चाहिए। ऑल्दो प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना को हम बिल्कुल लागू कर दें कि अच्छा ठीक है, प्रस्तावना में यहाँ पर इतनी बातें कही गई है, बिल्कुल यही चीजें इसके आधार पर ही जो है, अगर इसका थोड़ा भी कुछ उल्लंघन होता है तो सीधा आप कोर्ट जा सकते। नहीं, परिवर्तनीय नहीं है, आप डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन जब भी हमें संविधान को पढ़ना होगा हम क्या करेंगे, इसी का ही रेफरेंस लेते हैं। आगे के भी कई केसेस में, चाहे मिनर्वा मिल मामला हो, इंदिरा गांधी मामला हो, इसमें भी इन्होंने यही बताया कि प्रस्तावना, जब भी संविधान का हमें विश्लेषण करना है, हम इस प्रस्तावना को क्या करेंगे, एज अ रेफर पॉइंट लेंगे। तो अब ये है कि प्रस्तावना, हमने ये तो समझा कि ठीक है संविधान की जन्म कुंडली है, ठीक है, के.एम. मुंशी जी ने कहा था, हमने मान भी लिया। क्या प्रस्तावना को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखिए, ये बड़ा विवाद का, एक बहुत लंबे टाइम तक एक विवाद का विषय रहा कि प्रस्तावना अगर संविधान का भाग है तो क्या हम उसे संशोधित कर सकते हैं, या पहली बात ये कि वो संविधान का भाग है भी अथवा नहीं भी है। ध्यान रखिए, प्रस्तावना को ऑलरेडी संशोधित किया जा चुका है। हमने ऊपर पढ़ा था कि समाजवादी, ठीक है, हमने पढ़ा था यहाँ पर जो है सो पंथ निरपेक्षता, ये जो शब्द है ये संशोधित करके ही यहाँ पे जोड़े गए थे। तो इसका मतलब संविधान, इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, पहला सवाल। तो पहले सवाल का हमारा जवाब क्या होगा, जी हाँ, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ये भी संविधान का अंग है। तो जैसे संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, वह प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन एक चीज हमें याद रखना है, वही केशवानंद भारती केस, जिसमें क्या कहा था यहाँ पर कोर्ट ने कहा था, पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड एनीथिंग बट इट कांट चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। इसका अभिप्राय कि यहाँ पर संसद के पास भाग 20, कौन से भाग से, भाग यहाँ पर 20 में, आर्टिकल हम बात करें तो 368 में संसद के पास पावर है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और क्योंकि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, वो उसमें भी संशोधन कर सकती है, परंतु यह इसके मूलभूत ढांचे को, यह इसके आधारभूत ढांचे को, यह इसके बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकती। तो फिर पूछा गया, अरे बताओ भाई, बुनियादी संरचना कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम बताएंगे। मतलब बुनियादी संरचना को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो अगर आपके सामने ये प्रश्न कभी लिखा हुआ आ जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है, तो याद रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। समझ गए? तो प्रस्तावना को यहां पर क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, बट उसके मूल्यों को बदला नहीं जा सकता। ऑलरेडी एक ही बार संशोधन हुआ है और उसको जो है यहाँ पर मोहर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगा दी गई है। और उस संशोधन में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो है 3 मूल शब्द जो है वो जोड़े गए थे। क्या थे वो? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और यहाँ पर जो है अखंडता। ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह हमने देखा कि हमारा जो प्रस्तावना है वो क्या है, ये हमारे संविधान के दर्शन को बताता है। ये सभी के लिए एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण शासन को बताता है। ये बताता है कि कैसे अंग्रेजों का जो शासन था, किस तरीके से जिसमें एक मानवीय मूल्यों को अनदेखी किया गया था, हमारा संविधान उन मूल्यों से उनसे कितना उच्च बनाया गया है, जो हमारी हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ये यहाँ पर जो है सो एक प्रभावी लोकतंत्र की नींव, एक बुनियाद रखता है ये प्रस्तावना। तो इन सारे संदर्भों में प्रस्तावना की ये सारी भूमिका यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे आगे आने वाले डिस्कशन में। यहाँ के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।